वो लाशें जो गंगा की रेती में गड़ी थी, जो बारिश के बाद पानी आने पर उघड़ के सामने आ गई, और उन्हीं लाशों से जिस तरह से आपने कफन भी छीन लिया, नोच लिया उनसे, जो रामनामी चादर थी वो भी नोच लिया आपने। बटन दबाने से आपको नहीं मालूम पड़ता कि आपका वोट पड़ा भी है नहीं पड़ा, आपका वोट वैलिड है इनवैलिड है, कुछ नहीं पता लगता। और ठीक इसी आधार पर जब पूरी डिस्कशन आर्गुमेंट वगैरह हुई है, तो पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। इलेक्शन कमीशन किस तरह से झूठ बोला है, झूठ बोलने में उसको शर्म नहीं आ रही, देश को धोखा दे रहा है। वो संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कहकशा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट भानु प्रताप सिंह मौजूद हैं, तो इनसे हम तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और ईवीएम को लेकर खास तौर से, क्योंकि ईवीएम का विरोध ये करते आए हैं और इस पर इन्होंने एक जंग भी छेड़ दी है। ये कब पूरी होती है ये इस पे जानेंगे। सर, सबसे पहले ईवीएम को लेकर बात करें, अगर क्या कहेंगे उस पर? आपका विरोध है उस पर जारी है और आपने एक नई जो स्कीम कह रहे हैं, नीति है, वो निकाली है, क्या करेंगे उस पर? देखिए, ईवीएम का विरोध हम हवा में नहीं कर रहे, हम बेवजह नहीं कर रहे कि हमें समझ नहीं है, हमें पता नहीं है ईवीएम का हम विरोध कर रहे। ईवीएम के विरोध के हमारे बहुत ही ठोस आधार हैं, जिसके आधार पर हम विरोध कर रहे हैं। नंबर एक सबसे मोटा, एक कोई आम आदमी भी समझ सकता है, इस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है। उसको नहीं मालूम है ईवीएम किस तरह से काम करती है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि इस देश में पढ़े लिखे लोग भी, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, एक्सेप्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको अगर छोड़ दें, बाकी कोई नहीं जानता। ना सुप्रीम कोर्ट के जज, ना हाई कोर्ट के जज, ना नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, ना मजिस्ट्रेट, ना टीचर्स, ना प्रोफेसर्स, ना आपके डॉक्टर्स, ना वकील, ना किसी भी तरह के जो लोग हैं, वो नहीं जानते ईवीएम किस तरह से काम करती है। आम आदमी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। क्या ये एक अकेला कारण काफी नहीं है ईवीएम को हटाने के लिए? जिस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र और मजबूत बने, स्वस्थ बने, उसके लिए जो प्रक्रिया वोटिंग की अपनाई जाती है, वो इतनी साफ सुथरी, इतनी पारदर्शी, इतनी निष्पक्ष नहीं होनी चाहिए कि हर व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उससे समझ सके कि क्या है, कि जिस पार्टी को और जिस व्यक्ति को वो वोट देना चाहता है, उसका वोट उसी पार्टी और उसी व्यक्ति को गया है, और ये बैलेट पेपर के अलावा संभव नहीं है। तो इसलिए केवल ये एक आधार काफी है, मैं समझता हूं ईवीएम को हटाने के लिए। फिर भी आगे और वैसे तो कई हैं, पर दो तीन आपको उदाहरण देता हूं, उससे समझने की जरूरत है ईवीएम में कैसे गड़बड़ी है, कहां क्या है। ईवीएम को जिन देशों ने, जो तकनीक में, जो टेक्नोलॉजी में और हर तरह से भारत से कहीं ज्यादा मजबूत है, कहीं भारत से कहीं ज्यादा एडवांस हैं, उन लोगों ने, जिन्होंने ईवीएम को बनाया, वो अगर ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव अपने यहां करा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति का चुनाव अभी यूएसए में हुआ, अमेरिका में हुआ है, इतना बड़ा चुनाव, इतने समय तक, लगभग 15 दिन काउंटिंग चली है, और उसमें उन्होंने वो सारा का सारा बैलेट पेपर से कराया। तो हमें नहीं कराना चाहिए, हमें क्या दिक्कत हो रही है इसको कराने में? लेकिन दिक्कत यह है कि जब यहां सरकारों के दिमाग में बेईमानी हो और उन्हें मालूम है कि ईवीएम के माध्यम से बेईमानी करके, गड़बड़ी करके ही आप जीत सकते हो, अन्यथा आप यहां जीत नहीं सकते, तब आप उस बेईमानी को करने के लिए और उस लूट के आधार पर सत्ता में आने के लिए ईवीएम को बनाए हुए हैं आप, नहीं तो कोई आधार नहीं है। तीसरा एक जो उदाहरण आप देखें, वो तीसरा उदाहरण ये है कि जो ईवीएम मशीन है, उसके विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। अफसोस पढ़ते नहीं है लोगों को बताया भी नहीं जाता। 8 अक्टूबर 2013 का एक जजमेंट है, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पैरा 9 में बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने, और वो जो सुब्रमण्यम स्वामी, उन्हीं की पिटीशन का पैरा एज इट इज जैसा था वैसा ही उसमें रखा हुआ जजमेंट में, और उसमें ये कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं, पिटीशन डालने वाला, और सुप्रीम कोर्ट उस बात को मानती है कि इलेक्शन में जो ईवीएम इस्तेमाल होती है, ईवीएम मशीन का बटन दबाना और लाल बत्ती का जल जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वोट दे दिया।
जब तक कि आपको पूरी तरह से स्पष्ट ना हो कि आपने जिस व्यक्ति को और जिस पार्टी को वोट दिया, आपका वोट उसी व्यक्ति और उसी पार्टी को गया है। बटन दबाने से आपको नहीं मालूम पड़ता कि आपका वोट पड़ा भी है, नहीं पड़ा, आपका वोट वैलिड है, इनवैलिड है, कुछ नहीं पता लगता। और ठीक इसी आधार पर जब पूरी डिस्कशन आर्गुमेंट वगैरह हुई है, तो पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। इसका मतलब साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ईवीएम से संभव नहीं है। इसके अलावा किसी और आधार की जरूरत है क्या ईवीएम को हटाने के लिए? इसी आधार पर हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं हटाया। यही अफसोस और यही दुर्भाग्य की बात है कि जिस सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना चाहिए था, जिस सुप्रीम कोर्ट को इस गड़बड़ी को बिल्कुल हटा के लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए थी, उसी ने नहीं हटाया। यही काफी है। इसके अलावा जो आपने देखा होगा, मनोरंजन राय, उन्होंने एक पिटीशन लगाई, वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आज की तारीख में उनका पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 2014 से पहले इलेक्शन कमीशन ने कितनी ईवीएम खरीदी और किन किन से खरीदी ये बताया जाए। आरटीआई लगाई उन्होंने। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने ECIL जो हैदराबाद की कंपनी है और BEL जो वहां की बेंगलोर की कंपनी है, दोनों भारत सरकार की कंपनियां हैं, इनसे हमने, उन्होंने बताया कि 1 से 10 लाख 40 हजार के लगभग और 1 से 10 लाख कुछ हजार के लगभग, मतलब एग्जैक्ट फिगर इस समय मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 10 लाख के अराउंड में वो उन्होंने ईवीएम खरीदी। फिर यही आरटीआई मनोरंजन राय ने वो लगाई उसके सामने जो दोनों कंपनियां हैं, तो दोनों कंपनियों ने कहा कि दोनों ने कहा कि लगभग, एक कंपनी ने कहा 19,34,000 के लगभग और एक ने कहा 19,64,000 के लगभग हमने ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन 2014 से पहले 15 साल में सप्लाई की हैं। इसका मतलब जो टोटल गैप आ रहा है वो लगभग 19 लाख मशीनों का गैप आ रहा है। ये कहां है मशीनें? 19 लाख मशीनें कहां? इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे रहा। आज तक भी इलेक्शन कमीशन ने इसका कोई जवाब दिया नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल है। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है? और जब ये मशीनें आप देखते हैं कि इलेक्शन के दौरान कहीं पे टेंपो में जा रही हैं, कहीं पे रिक्शा में जा रही हैं, कहीं पे 3 व्हीलर में जा रही हैं, कहीं किसी की जीप में जा रही हैं, कहीं बस में जा रही हैं, कहां से है वो सारी की सारी चीजें? तो फिर वो सारी चीजें कि 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है, उसका वो शक जो है वो यकीन में बदलता शुरू हो जाता और फिर जो नतीजे आते हैं आपके सामने होते हैं। तो ईवीएम इसलिए नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। दूसरा, इसका विरोध अच्छा विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं करती हैं? नहीं, विपक्षी पार्टियों को इसको विरोध करना चाहिए। मैं तो 2 ही बात कह सकता हूं, मेरी समझ में तो 2 ही बात आती हैं। या तो विपक्षी पार्टियां खुद बेईमान हैं और वो भी इस ईवीएम की गड़बड़ी को कहीं ना कहीं अपने फेवर में जब उन्हें मौका मिले तब इस्तेमाल करने की सोच रखती होंगी, या वो विपक्षी पार्टियां इनके साथ में, सरकार के साथ में मिली हुई है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब ऐसी चीज है जिसकी वजह से बोल नहीं पा रही हैं। चाहे उन्हें सीबीआई का डर हो, चाहे उन्हें ईडी का डर हो, चाहे इनकम टैक्स का डर हो, कोई फाइल हो सकती है उनकी, कहीं ना कोई गड़बड़ी हो सकती है। रही कांग्रेस तो इसलिए नहीं बोले कि कांग्रेस ही तो लाने वाली है, ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस है, तो कांग्रेस तो बोलेगी नहीं। 10 साल उसने राज कर लिया, उसने मजे ले लिए, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। बाकी जो सारे लोग हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये 2 ही कारण हो सकते हैं, तीसरा कारण मुझे तो समझ में आता नहीं है। एक और बहुत बड़ा कारण है मैडम, आप ये चीज देखें कि जो ईवीएम मशीन से चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनाव में जिस दिन 23 मई 2019 को काउंटिंग हो रही थी, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से 18,000 वोटें या तो ज्यादा थी या कम थी। अगर ईवीएम मशीन सही है तो ये क्यों था? और जब द क्विंट ने जब इसके विषय में सवाल पूछे, 4 बार उन्होंने एप्लीकेशन इसके विषय में दी, इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी वेबसाइट से वो आंकड़े हटा दी। क्यों हटा दिए अगर आपके मन में चोर है तो? और कभी आपने देखा होगा कि ईवीएम के विषय में जब भी कोई बात होती है तो वोट हमेशा बीजेपी की क्यों निकलती है कि अगर वोट डालेगी कांग्रेस को, सपा या बसपा को या टीएमसी को, और वोट जब खुलती है तो निकल रही है खाते में किसके में जा रहे? बीजेपी के में। कभी ऐसा देखा आपने? सुना कभी? एक भी उदाहरण मुझे आप बताएं। मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना हो कि वोट बीजेपी को डाली हो और वो चली गई हो कांग्रेस के खाते में? ऐसा होता है क्यों? क्यों हो रहा है? दूसरा, बेईमानी इस कदर है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से झूठ बोला है। झूठ बोलने में उसको शर्म नहीं आ रही, देश को धोखा दे रहा है। वो संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। वो कहता है कि ओटीपी है इसमें जो चिप इस्तेमाल होती है, जबकि जिस कंपनी ने वो चिप दी है उससे जब पूछा गया आरटीआई में तो वो कहती नहीं, ओटीपी नहीं, इसकी जो है इसको जो दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है।
रीयूज किया जा सकता है। इसका मतलब यह है जिस चिप की बात कर रहे हो उस चिप को दोबारा से इस्तेमाल करके बेईमानी की जा सकती है। और वैसे भी ये हमारे पास में मोबाइल है, हम इसमें जो चीज जैसे चाहे वो फीड कर देंगे, उसी समय पे बोलेगा। अलार्म लगाना जिस समय का कहोगे उसी समय बोलेगा, अलार्म की जो ट्यून लगानी है वही ट्यून बोलेगी। मतलब आप देखिए। और दूसरा पेगासस, आज की तारीख में तो पेगासस चल रहा है। जब पेगासस से आपका फोन, बंद फोन भी आपका इस्तेमाल हो सकता है, उसकी जासूसी हो सकती है, ईवीएम क्यों नहीं हो सकती? करोड़ों मील दूर उपग्रह होते हैं जो यहां से उपग्रह भेजे जाते हैं, उनको यहां से कंट्रोल किया जाता है, तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती? ये बहुत सारे तर्क हैं। अच्छा, आपने सर बोला था अभी कि वोट डालते किसी को है और जाता किसी को है, लेकिन अभी दिल्ली के जो चुनाव हुए थे उसमें वोट डालने जा रहे थे तो उसके साथ एक पर्ची भी निकल रही थी कि आपने इसी को ही वोट डाला है, आपको यहाँ पे 2 सेकंड 5 सेकंड खड़ा होना पड़ेगा उस पर्ची पे। मैं आपकी बात जो है, आपकी बात को बड़ा करता हूं, तो फिर इसके 2 उदाहरण आप इसको समझ जाना चाहिए कि हो क्या रहा कहां है। जब इलेक्शन कमीशन से 2019 लोकसभा चुनाव के विषय में पूछा गया, भाई अच्छा ठीक है आप ये तो बता नहीं रहे कि ये सारी वोटें कैसे 8,000 से 18,000 ज्यादा हैं, ये कमाई, तो इतना ही करो आप। आरटीआई, बाकायदा आरटीआई है, द क्विंट ने आरटीआई लगाई। उन्होंने पूछा कि भाई ईवीएम, वो वीवीपैट मशीन जो है, उस मशीनों की जो पर्चियां निकली उनकी गिनती क्या है? तो इलेक्शन कमीशन कहता हमें नहीं पता है गिनती क्या है। क्या मानेंगे आप इसको? इसका मतलब यह है कि पर्ची आपको जो दिखाई जा रही है, आपको क्या पता जो पर्ची दिखाई जा रही है वोट वाकई में वही गई है? इसका तो कुछ पता नहीं है। और इस समय तो जो उसमें मटेरियल यूज हो रहा है, जो शीशा उसमें इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आपको छाया दिखती है, वो सारी की जो सारी चीजें हैं वो भी सारी गड़बड़ हैं। लेकिन लोग तो इसी से संतुष्ट हैं। नहीं मैडम, मैं लोगों की बात नहीं कहता, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। हमने तो बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, एक बार नहीं 4-4 बार डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी है और किस तरह से वीवीपैट मशीन में गड़बड़ी है। और यही नहीं, गुजरात के हमारे साथी, वहां से एक साथी हमारे जो वहां के तमिलनाडु के हैं, उन्होंने इलाके हैं जो इंजीनियर, उन्होंने दिखाई ये मशीन, बाकायदा हमने तो सारा सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। एक साथी हमारे दिल्ली के इंजीनियर हैं, उनका तो आधे घंटे का जबरदस्त वीडियो भी पड़ा है ईवीएम और वीवीपैट में किस तरह से गड़बड़ होती है। आप पूरा देखें आप, तो हवा में बात नहीं है, ये सारी बातें सच हैं और सही हैं, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये है मैडम, जो ईवीएम की बात है, देखिए मैं बहुत सिंपल सा एक जानता हूं, आखिर आप क्यों बनाए रखना चाहते हैं ईवीएम को? खत्म क्यों नहीं करते? आपको दिक्कत क्या है इसमें? भाई अगर देश के इतनी बड़ी आबादी सवाल उठा रही है तो क्यों आप इसको बरकरार रखना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ रहा है, तो धीरे-धीरे तो टेक्नोलॉजी केवल इसी फील्ड में आगे है। आप टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे हैं, इंग्लैंड से आगे हैं, आप जर्मनी से आगे हैं, आप फ्रांस से आगे हैं, रशिया से आगे हैं, नहीं है ना? आप उनके आसपास भी नहीं है टेक्नोलॉजी में। वो सारे के सारे देश इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होके बैलेट पेपर यूज करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश का जो लोकतंत्र है वो जिंदा रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और वो किसी भी हालत में कमजोर नहीं होना चाहिए। इसलिए उन सारी चीजों को, बेशक टेक्नोलॉजी है, उस सब के बावजूद भी उस टेक्नोलॉजी पे अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो वो उसे इस्तेमाल ना करके अपने उसी पुराने तरीके से जो सबके सामने आए, जो बिल्कुल निष्पक्ष, साफ सुथरा और पारदर्शी चुनाव हो जाए, उस चीज को इस्तेमाल करें। तो आप भी बैलेट पेपर को इस्तेमाल। लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी करती है बीजेपी तो ऐसे तो हर राज्य में अपनी सरकार बना सकती है। नहीं, देखिए इसको समझने की जरूरत है। अगर वो हर राज्य में सरकार बनाएगी तो निश्चित रूप से वो लोग भी जो आज ईवीएम के पक्ष में बोलते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, वो भी सवाल खड़ा करने लगेंगे, भाई कोई ना कोई गड़बड़ है। क्योंकि सबको मालूम है आज की तारीख में अगर देखें कि मोदी की अगर जो लोकप्रियता है वो माइनस में जा रही है। 8 तो कुछ महीने पहले थी, अब तो माइनस में जा रही है। जब माइनस में जा रही है तो तुम्हें वोट कैसे मिल जाएंगे भाई? मुझे आप बताइए। तो देश में ज्यादा से ज्यादा अगर आरएसएस का जो कैडर है उसको भी मान लिया जाए, 20% से ज्यादा वोट बीजेपी के पास में नहीं है, लेकिन उसको कैसे मिल जा रही है वोट? 35%, 40% वोट कैसे मिल जा रही है? निश्चित रूप से नहीं मिल सकती हैं, वो ईवीएम के माध्यम से मिलती है। दूसरी बात ये है, अगर ये सारी की सारी चीजें राज्य में भी हर जगह करें, इसके उदाहरण आप समझें, मैं इसके 2 उदाहरण बताऊंगा तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अभी चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का। आपने जिला पंचायत के चुनाव में देखा वोट जो हुई वो बैलेट पेपर से हुई और बीजेपी कैसे थे धराशायी हो गई। मात्र 20% सीटें जीत पाई बीजेपी। 3050 में से करीब 650 सीट जीत पाई। क्यों नहीं जीत लिए उन्होंने? और बाकी जो बने हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, 75 में से 67 जीते हैं। किस तरह से गुंडागर्दी के आधार पर जीते हैं, किस तरह से लोगों को नॉमिनेट
नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया, आपको मालूम है। इसके अलावा जो ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, वो ब्लॉक अध्यक्ष भी किस तरह से गुंडागर्दी के आधार पर जीते हैं, लोगों को नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया, लोगों को वोट डालने नहीं दी गई, जबरदस्ती वोट डलवाई गई, वो सब आपको मालूम है। लेकिन अगर फेयर इलेक्शन है तो फेयर इलेक्शन तो दिखा दिया, 20% से ज्यादा उनके पास कुछ भी नहीं है, वो आपने देखा। इसके अलावा 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ फरवरी मार्च में, लेकिन उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो नगर पालिका का चुनाव हुआ, तो नगर पालिका में दो चीजें इस्तेमाल की गई। जो 14 नगर निगम थे, यानी बड़े शहर थे, उनमें नगर निगम, उन 14 नगर निगम में ईवीएम इस्तेमाल की गई, तो 14 में से 12 जीत गई बीजेपी। और जहां नगर पालिकाएं इतनी छोटी थी, जो हजारों की संख्या में थी, वहां पे इस्तेमाल किए गए बैलेट पेपर, वहां पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। क्यों हुआ ये सब? इसका मतलब यह है कि साफ है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, भाई राज्यों में क्यों नहीं जीत गए? राज्यों को तो वो किसी भी हालत में कभी भी उनकी सरकार गिरा के सरकार बना सकती है। आपको मालूम है कर्नाटक का उदाहरण, आपको मालूम है मध्य प्रदेश का उदाहरण, आपको मालूम है गोवा का उदाहरण, ये सारी की सारी चीजें। लेकिन अगर वो केंद्र में नहीं है, ईवीएम केंद्र में इस्तेमाल मत करो आप। और उसके बाद आके दिखाओ, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बीजेपी और बीजेपी की जो अलायंस पार्टनर है 50 सीटें जीत नहीं पाएंगे। आज की तारीख में यह स्थिति है उनकी। जमानत जब कितनों की होगी इसका तो पता भी नहीं होगा। तो जब लोकसभा में आप जो करते हैं, केंद्र में जो आप करते हैं, वहां इस्तेमाल मत कीजिए। जब जैसे ही केंद्र से आप साफ हो जाएंगे, आप किसी राज्य में क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। तो आपके लिए राज्य महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी के लिए राज्य इतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि राज्य को कंट्रोल कहां से किया जा सकता है? केंद्र से। और कर रही है। किस तरह से कर रही है? आपने किसान जो बिल हैं, वो केंद्र ने किस तरह से राज्य का हक मार के वो छीन लिया। जीएसटी, पूरे देश का जीएसटी कलेक्ट कर लिया और राज्यों का हिस्सा नहीं दिया। आपने सबने देखा। तो केंद्र महत्वपूर्ण है, राज्य नहीं है। राज्यों में अगर कोई दूसरी पार्टी आ भी जाती है सत्ता में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने अभी आपको बता दिया कर्नाटक और मध्य प्रदेश में किस तरह से एमएलए को खरीदकर और दूसरी पार्टी के एमएलए को जो रिजाइन करवा के कैसे सरकार बनाएगी, सब कुछ है। असली चीज है केंद्र। तो केंद्र में किसी भी हालत में बीजेपी ईवीएम को नहीं छोड़ना चाहती और केंद्र में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी करती है। इसके अलावा अगर कहीं कर सकती है तो वो है जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जैसे गुजरात बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। पहले गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला था, अब वहां की जगह पे ये बन गया है। गुजरात मोदी का जो है अपना गृह राज्य है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां से 80 लोकसभा सीटें आती है। ये महत्वपूर्ण है। यहां निश्चित रूप से गड़बड़ी होने की संभावना है। आपने लोकप्रियता की बात की है पीएम मोदी की, उनकी तो घट रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जिस तरह से विकास मॉडल बता रहे हैं, सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ रही है। विकास मॉडल क्या है मैडम? क्या विकास मॉडल है? आपने क्या विकास किया? सड़कों की बात करते हो आप, चलो मेरे साथ में। अभी इसी जो बारिश हुई है, 2 दिन बारिश हुई है, इसमें जाके देखो क्या हालत है। शहर की हालत। आप यहां बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली के आसपास ये गाजियाबाद, नोएडा, आप कितने शहर हैं, आप उनमें देखिए क्या सफाई की व्यवस्था है, क्या आपने कर दिया। इवन और छोड़िए, आप बनारस में आपने इतना पैसा लगा दिया, बनारस में क्या डेवलपमेंट हो गया। बनारस के जो लोग हैं किस तरह से परेशान हो रहे हैं, मैं तो आपके सोशल मीडिया पे देखा है। सोशल मीडिया पे एक जबरदस्त चल रही है, वो कह रहे हैं गलियों की हालत इस तरह से तोड़ के कर दी है, तुम पेरिस बना दो, कुछ भी बना दो यार मेरे, जब हम चल ही नहीं पाएंगे तो हमारे लिए तो सत्यानाश कर दिया। महंगाई चरम पर है। बिजली यूपी में जो किसानों को भी जो बिजली दी जा रही है, वो कितनी महंगी दी जा रही है। जो पहले 25 रुपए थी, 80 रुपए, वो तो योगी ही, मैंने एक वीडियो देखा, योगी खुद करे, यानी जो 25 रुपए में थी आपने उसको 80 में कर दिया। क्या हालत आपने बना दी है। जिस तरह से आप ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा आपने एजुकेशन में क्या काम कर दिया? कोई काम एजुकेशन में बताएंगे आप? आपने पूरे 1.25 साल से पूरी तरह से बंद कर रखा है कोरोना का। और कोरोना काल में जिस तरह की जो मतलब बुरा नजारा, इतना मतलब भयंकर नजारा इस प्रदेश ने, देश ने, दुनिया ने देखा, ऐसा किसी ने नहीं देखा। वो लाशें जो गंगा में तैर रही थी, वो लाशें जो गंगा की रेती में गड़ी थी, जो बारिश के बाद पानी आने पर उघड़ के सामने आ गई, और उन्हीं लाशों से जिस तरह से आपने कफन भी छीन लिया, नोच लिया उनसे, जो नामी चादर थी वो भी नोच लिया आपने। ये नजारा सबने देखा है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को डॉक्टर नहीं मिला, लोगों को दवाई नहीं मिली, लोगों को अस्पताल नहीं मिला, लोगों को बेड नहीं मिला, लोगों को जो आईसीयू बेड नहीं मिला। ये है ना स्थिति, वेंटिलेटर नहीं मिला। तो क्या आपने दिया? और महंगाई लगातार, 80 रुपए का तेल 230 रुपए तक पहुंच गया, सरसों का खाने का तेल। दालों की कीमत बढ़ गई। सब्जियों का क्या हाल है? और किसानों को, जहां किसानों को गेहूं एमएसपी पे 1975 रुपए जो तय कर रखा है। अभी आज मैं देख रहा था वीडियो अंजुम जी का, अजीत अंजुम जी का, यही मोदी नगर के इलाके में, तो वो कह रहे मैं 1400 रुपए बेच के, किसान ही करा।
6 बीघे का किसान हूं मैं, 1400 रुपए में बेच के आया हूं अपना गेहूं, मेरा एमएसपी पे गेहूं नहीं खरीदा गया। तो क्या बात, क्या आपने किसानों की बात कर रहे हैं, दोगुनी करेंगे आए। नहीं, देखिए आप ये मान लीजिए, अगर छोटे किसानों की आय की या छोटे किसानों की बढ़ाई की बात करें, आप मान लीजिए कि मोदी जी ने उन किसानों को पूरी तरह से तबाह करने की जो है अपनी जो स्क्रिप्ट रच ली है, पूरी तरह से। जिसके भले की बात कही मोदी ने उसका सत्यानाश कर दिया। जिसके भले की बात कही, रोजगार की बात कही, 2 करोड़ की रोजगार पूरी तरह से तबाह कर दिया। शिक्षा की बात करी, शिक्षा पूरी तरह से तबाह कर दी, प्राइवेट कर दी। जहां तक किसानों की बात, किसानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है किसानों को। तो अब जिन छोटे किसानों की बात है, आप मान लीजिए कि उनका बेड़ा गर्क होने में अब कोई कसर रहेगी नहीं, ये मोदी जी, क्योंकि मोदी की फितरत है ये, जो कहना है वो नहीं करना, और जो नहीं कहना है वही करना है, यानी जो कहा उसके उलट काम करना है। हाँ का मतलब नहीं, नहीं का मतलब हाँ। ये बेड़ा गर्क मोदी जी का काम है ये करना। आपकी जो आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं, वो केवल चंद लोग हैं, वो उनका खुश होना अपनी जगह जायज है भाई, उनके लिए तो वो बड़ी चीज है जो कर दिया। बाकी और लोग कौन खुश हैं मुझे आप बताइए। केवल इस मतलब उत्तर प्रदेश में हिंदू रहते हैं, 22 करीब 23-24 करोड़ की आबादी है। कितने लोग हैं जिनकी हिंदुओं की बात कर रहे हैं? उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा, उनकी संख्या 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ होगी, इससे ज्यादा उनकी संख्या नहीं है जिनकी बात कर। बाकी जो आबादी है, जो 20 करोड़ संख्या है, जिस 20 करोड़ की संख्या में करीब 3-3.5 करोड़ किसान, यानी उनका परिवार, अगर एक परिवार के 4 मान लिए जाए तो 12 करोड़ तो वो बैठते हैं। 2.5 करोड़ वो लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं। इसके अलावा जो है युवा हैं, इसके अलावा और जातियों के लोग हैं, करीब 4.5 करोड़ तो मुस्लिम ही मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में। ये कौन लोग हैं? क्या ये खुश हैं? क्या मंदिर से लोगों को रोजगार मिल रहा है? मंदिर से केवल और केवल 2 लोगों को भला होता, तीसरे का भला नहीं होता। नंबर 1, जो मंदिर में अपनी पूजा का काम करते हैं पंडित, उनका भला होता है। और नंबर 2, उस व्यापारी का, बनिए का भला होता है जिसका सामान बिकता है मंदिर में चढ़ाने के लिए। तीसरे किसी का कोई फायदा नहीं है। मुझे बताइए किसका फायदा? पूरी कोशिश अब करी जा रही है, जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही है राज्यों में जाके, तो क्या लगता है जीत सकती है? नहीं, वो कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं। बीजेपी के जीतने का मतलब ही नहीं है किसी कीमत पर बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी की हार निश्चित है। बस देखना यह है कि जीते कौन, ताकि इस स्थिति को संभाला जा सके, सुधारा जा सके। बस इतनी सी बात है। तो ये हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी, तो इन्होंने तो अपनी बात रख दी है। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किसकी हार होती है और किसकी जीत। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।